Hello students, welcome to the Spandan Academy. Class 7th, Subject Science. Today we are reading Chapter 6, Part 3. आपने देखा होगा कि यदि सेब को काटने के बाद तत्काल न खा लिया जाए तो उसके कटे हुए टुकड़े भूरे रंग के हो जाते हैं। यदि आपने रंग में यह परिवर्तन नहीं देखा है तो किसी सेब का एक टुकड़ा काटिए और उसे कुछ देर तक ऐसा ही छोड़ दीजिए। इसी प्रकार का क्रियाकलाप आलू अथवा बैंगन के टुकड़े के साथ दोहराइए। ऐसी प्रत्येक स्थिति में रंग परिवर्तन वास्तव में किसी नए पदार्थ अथवा पदार्थों के बनने के कारण होता है। क्या यह परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन नहीं है? अ प्रोटेक्टिव शील्ड, सुरक्षात्मक आवरण। You must have heard of the ozone layer in our atmosphere. It protects us from the harmful ultraviolet radiation which come from the sun. आपने वायुमंडल में ओजोन की परत के बारे में अवश्य सुना होगा। यह हमें सूर्य के प्रकाश में उपस्थित हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से बचाती है। Ozone absorbs this radiation and breaks down to oxygen. Oxygen is different from ozone. Can we call the breaking down of ozone a chemical change? ओजोन परावैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेती है और ऑक्सीजन में परिणत हो जाती है। ऑक्सीजन ओजोन से भिन्न होती है। क्या हम ओजोन के अपघटन को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं? If ultraviolet radiation were not absorbed by ozone, it would reach the Earth's surface and cause harm to us and other life forms. Ozone acts as a natural shield against this radiation. यदि ओजोन द्वारा पराबैंगनी विकिरण अवशोषित नहीं होती तो वह पृथ्वी की सतह पर पहुंचकर हमें और अन्य जीवों को हानि पहुंचाती। ओजोन इस विकिरण से हमारी सुरक्षा करने में प्राकृतिक आवरण की तरह कार्य करती है। We learned in chapter 1 that plants produce their food by a process called photosynthesis. Can we call photosynthesis a chemical change? अध्याय 1 में हमने पढ़ा कि पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं। क्या हम प्रकाश संश्लेषण को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं? पहेली said that even digestion is a chemical change. पहेली ने कहा पाचन भी एक रासायनिक परिवर्तन है। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना। Let us get back to rusting. This is one change that affects iron particles and slowly destroys them. Since iron is used in making bridges, ships, cars, truck bodies, and many other articles, the monetary loss due to rusting is huge. आइए हम जंग लगने की घटना पर पुनः विचार करते हैं। यह एक ऐसा परिवर्तन है जो लोहे की वस्तुओं को प्रभावित करता है और धीरे धीरे उन्हें नष्ट कर देता है। क्योंकि लोहे का उपयोग सेतु या जिसे हम पुल कहते हैं, जहाज, कार, ट्रक आदि का ढांचा बनाने और कई अन्य वस्तुओं को बनाने के लिए किया जाता है, अतः जंग लगने के कारण होने वाली आर्थिक हानि बहुत अधिक होती है। The process of rusting can be represented by the following question. जंग लगने की प्रक्रिया को हम निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर इज इक्वल टू रस्ट या आयरन ऑक्साइड Fe2O3। देखिए, यदि लोहा, ऑक्सीजन और जल ये तीनों मिल जाएं तो जंग लगती है, जिसे हम कहते हैं आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड जंग का रासायनिक नाम है और इसका फॉर्मूला है Fe2O3। For rusting, the presence of both oxygen and water और water vapor is essential. जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल अथवा जल वाष्प
दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है। In fact, if the content of moisture in air is high, which means if it is more humid, rusting becomes faster. वास्तव में यदि वायु में आर्द्रता की मात्रा अधिक हो अर्थात नमी अधिक हो तो जंग जल्दी लगती है। So, how do we prevent rusting? हम जंग लगने से कैसे रोक सकते हैं? Prevent iron articles from coming in contact with oxygen or water or both. One simple way is to apply a coat of paint or grease. In fact, these coats should be applied regularly to prevent rusting. Another way is to deposit a layer of a metal like chromium or zinc on iron. देखिए, लोहे की वस्तुओं को ऑक्सीजन अथवा जल अथवा दोनों के संपर्क में आने से बचाकर ही ऐसा किया जा सकता है। इसका एक सरल उपाय उन पर पेंट अथवा ग्रीस की एक परत चढ़ाना है। वास्तव में लोहे की सभी वस्तुओं पर नियमित रूप से पेंट अथवा ग्रीस की परत चढ़ाते रहना चाहिए जिससे उनमें जंग लगने को रोका जा सके। एक अन्य उपाय लोहे के ऊपर क्रोमियम अथवा जस्ता जैसी किसी धातु की परत चढ़ाना है। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने का प्रक्रम गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। अपने घरों में पानी की आपूर्ति के लिए उपयोग होने वाले लोहे के पाइप गैल्वेनाइजेशन लेपित होते हैं जिससे उनमें जंग नहीं लगती। Oh, that is why my friend Rita is always complaining about iron articles rusting so fast. She lives near the coast. ओह, इसलिए मेरी सहेली रीटा सदैव लोहे की वस्तुओं में जल्दी जंग लगने की शिकायत करती है क्योंकि वह समुद्र तट के निकट रहती है। You know that ships are made of iron and a part of them remains underwater. On the part above water also, water drops keep clinging to the ship's outer surface. Moreover, the water of the sea contains many salts. The salt water makes the process of rust formation faster. Therefore, ships suffer a lot of damage from rusting in the spite of being. पानी के जहाज लोहे के बने होते हैं और उनका एक भाग हमेशा पानी में डूबा रहता है। पानी के ऊपर के भाग पर भी जल की बूंदें गिरती रहती हैं। यही नहीं, समुद्र के पानी में अनेक लवण भी पाए जाते हैं। लवणयुक्त जल जंग लगने के प्रक्रम की दर को बढ़ा देते हैं। अतः जहाज़ों पर पेंट करने के बाद भी उन्हें जंग लगने से काफ़ी क्षति होती है। यही नहीं, जहाज़ों के लोहे के कुछ भाग को बदलना प्रतिवर्ष आवश्यक हो जाता है। क्या आप विश्व में जंग लगने से होने वाली कुल आर्थिक हानि की कल्पना कर सकते हैं? Stainless steel is made by mixing iron with carbon and metals like chromium, nickel and manganese. It does not rust. स्टेनलेस स्टील में लोहे में कार्बन और क्रोमियम, निकेल तथा मैग्नीज जैसी धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है। इसमें जंग नहीं लगती है। क्रिस्टलाइजेशन means crystallization. In class 6, you have learned that salt can be obtained by the evaporation of sea water. The salt obtained in this manner is not pure and its crystals are small. The shape of the crystals cannot be seen clearly. कक्षा 6 में हमने पढ़ा था कि साधारण नमक को समुद्र जल के वाष्पन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार प्राप्त होने वाला नमक शुद्ध नहीं होता है और उसके क्रिस्टल छोटे होते हैं। इस प्रकार प्राप्त नमक के क्रिस्टलों के आकार को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है। तथापि किसी पदार्थ के शुद्ध तथा बड़ी आमाप के क्रिस्टल उनके विलयन से प्राप्त किए जा सकते हैं। The process is called crystallization. It is an example of a physical change. यह प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है।
यह भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। Activity 6.9. Take a cup full of water in a beaker and add a few drops of dilute sulfuric acid. Heat the water. When it starts boiling, add copper sulfate powder slowly while stirring continuously. किसी बीकर में लगभग 1 कप जल लीजिए और उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें मिलाइए। जल को गर्म कीजिए। जब जल उबलना आरंभ कर दे तो इसमें धीरे धीरे कॉपर सल्फेट का चूर्ण निरंतर चलाते हुए मिलाएं। कॉपर सल्फेट का चूर्ण मिलाना तब तक जारी रखें जब तक कि उसमें और कॉपर सल्फेट घोलना संभव ना हो। विलेन को फिल्टर पेपर की सहायता से छान लीजिए। इसे ठंडा होने दीजिए। जब विलेन ठंडा हो रहा हो तो उसे हिला डुलाकर या अन्य किसी प्रकार ना छोड़ें। कुछ समय बाद विलेन को देखिए, क्या आपको कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल दिखाई देते हैं? यदि नहीं तो कुछ और समय तक प्रतीक्षा कीजिए। आपने भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के बारे में पढ़ा। अपने आसपास दिखाई देने वाले परिवर्तनों को भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तनों के रूप में पहचानने का प्रयास कीजिए। इस प्रकार हमारा यह चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू।